बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरे शौहर सरकारी ऑफिसर थे, इसलिए इन्हें गवर्नमेंट की तरफ से एक बहुत बड़ी कोठी नुमा घर मिला हुआ था, जिसमें मैं और मेरा शौहर अकेले रहते थे। यहाँ नुकरानी ढूंढना जवाए शरीफ लाने के मुतरादिफ था। शाहिद मैं पूरा दिन काम कर करके थक जाती हूँ, लेकिन तुम्हें कुछ एहसास ही नहीं है। 1 महीना हो गया है हमें यहाँ आए हुए, लेकिन तुमसे अब तक एक नौकरानी का इंतजाम नहीं हो सका। मैंने तुम्हारे साथ यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती की है। अगर तुमने चंद दिन में नौकरानी का इंतजाम ना किया तो मैं वापस चली जाऊंगी। नादिया ने गुस्से से शौहर को धमकी दे दी। एक तो उसे घर का सारा काम अकेले करना पड़ता था, दूसरा वो तन्हाई का शिकार हो गई थी। शाहिद तो सारा दिन ऑफिस में होता था और वह सारा दिन खाली घर में पागलों की तरह चकराती फिरती थी। परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैंने गांव से एक लड़की को बुलवाया है। वो घर का काम भी किया करेगी और तुम्हारे साथ ही रहा करेगी। बस कुछ दिन इंतजार कर लो, तुम्हारे सारे मसले हल हो जाएंगे। इतनी जल्दी बदगुमान ना हो जाया करो। अब चुटकी बजाकर तो कोई मसला हल नहीं होता, शाहिद ने आवाजारी से कहा, और वो उसे हर रोज एक ही बात समझाते समझाते तंग आ गया था। वो हर रोज यही रोना धोना लेकर बैठ जाती थी। वो 1000 बार समझा चुका था कि फुल टाइम मुलाजमा रखने के लिए बहुत कुछ देखना पड़ता है। शौहर की बात सुनकर नादिया मुतमईन हो गई। कुछ दिन बाद शाहिद घर आया तो इसके साथ एक 16-17 साल की लड़की थी। शौहर के साथ कम उम्र और खूबसूरत लड़की को देखकर नादिया गुस्से से लाल हो गई। उससे पहले कि वह शाहिद को कुछ कहती, वो जल्दी से इसे तफसील बताने लगा। इसका नाम नूरी है, ये आज से सारे घर का काम किया करेगी। तुम इसे सारे काम समझा दो। वैसे तो ये दिन भर तुम्हारे साथ रहेगी, लेकिन फिर भी इसको रहने के लिए सर्वेंट क्वार्टर का एक कमरा दे दो, ताकि ये अपना सामान इधर रख ले और रात को सो जाया करे। इसकी वजह से हम अपनी प्राइवेसी तो डिस्टर्ब नहीं कर सकते। शाहिद ने ये फिक्रा इंग्लिश में कहा ताकि नूरी को समझ ना आ सके। शौहर की दिल गिरफ्तगी देखकर नादिया मुस्कुराने लगी। शाहिद इससे बहुत मोहब्बत करता था, इतनी कि कभी कभी वो खुद को दुनिया की खुशकिस्मत तरीन लड़की समझने लगती थी। अच्छा ठीक है, आप कमरे में जाएं, मैं नूरी को पहले इसका कमरा दिखा दूं, फिर इससे चाय बनवाऊंगी। ये कहकर वो नूरी को लेकर चली गई। तुम सोच भी नहीं सकते शाहिद, आज मैं कितनी खुश हूँ। नूरी के आने से मैं खुद को हल्का फुल्का महसूस कर रही हूँ। अगर नूरी ना आती तो मैंने घर के काम करते करते एक दिन अल्लाह के पास पहुँच जाना था। नादिया की बात सुनकर शाहिद ने खिलखिलाते हुए कहा, ये तो अच्छी बात है ना, मुझे दूसरी शादी करने का मौका मिल जाता, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी में तो ये मुमकिन ही नहीं। मुझे दूसरी शादी का सोचकर ही मेरे नाचने को दिल कर रहा है। शाहिद की बातें सुनकर नादिया ने गुस्से से उसे देखा। उसके बिगड़ते तेवर देखकर शाहिद खामोश हो गया। अगर इतना ही मरे जा रहे हो दूसरी शादी के लिए तो मैं मैके चली जाती हूँ, तुम कर लो अपना शौक पूरा। वैसे भी मर्दों में वफा होती ही कब है, जितनी मर्जी अच्छी और बावफा बीवी मिल जाए फिर भी दूसरी शादी के लिए आहें भरते रहते हैं। मर्दों की फितरत में एक जगह ठहरना ही नहीं है, क्योंकि इनको इज्जत रास नहीं आती। नादिया ने इसे अच्छी खासी बातें सुना दी, क्योंकि ये पहली बार नहीं था। शाहिद अक्सर ये ऐसा मजाक कर लेता था और नादिया हमेशा इसी तरह चिढ़कर उसे बातें सुना देती थी। अरे यार, तुम जानती तो हो मैं मजाक कर रहा हूँ, फिर भी इस कदर सीरियस हो जाती हो। अब इस घर में कोई और तो है नहीं जिसके साथ मैं छेड़छाड़ करूं, और वैसे भी तुम बहुत अच्छी तरह जानती हो मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूं। तुम्हारे अलावा किसी की तरफ नजर भर के भी देखता नहीं, फिर भी तुम इस किस्म की बातें कर रही हो। मर्द बेवफा नहीं होते, असल में तो औरतें शकी होती हैं। वो मर्दों पर इतना शक करती हैं कि वो शक हकीकत का रूप धार कर उनके सामने आ जाता है। असल में तो मर्द की दूसरी शादी के पीछे उसकी पहली बीवी का ही हाथ होता है। शाहिद की बातें सुनकर नादिया उसे घूरने लगी। अच्छा, अब बस घूरती ही रहोगी या रात के खाने का भी कुछ इंतजाम करोगी? भूख से बुरा हाल हो रहा है और तुम्हें झगड़ा करने से फुर्सत ही नहीं मिल रही। आज क्या हम सिर्फ बातों ही से पेट पूजा करेंगे? इसकी बात सुनकर नादिया ने माथे पर हाथ मारते हुए कहा, ओहो, आज तो मैंने कुछ पकाया ही नहीं। अभी इसकी बात मुकम्मल भी नहीं हुई थी कि इन दोनों को एक निस्वानी आवाज सुनाई दी, बीबी जी खाना तैयार है। इन दोनों ने हैरानी से दरवाजे की तरफ देखा और फिर एक दूसरे की तरफ देखकर हंस दिए। अपनी लड़ाई में हम दोनों ये तो भूल ही गए थे कि आज एक अदद नुकरानी उनकी जिंदगी में बहार बनकर आ गई थी। नूरी ने हैरानगी से इन दोनों की तरफ देखा। तुम जाओ, हम आ रहे हैं।
नादिया के कहने पर वो अस्वाद में सर हिलाते हुए चली गई। शाहिद मैं सोच रही थी हमें इतनी कम उम्र लड़की को अपने घर नहीं रखना चाहिए, ऐसा ना हो हमारे लिए कोई मसला बन जाए। पराई लड़की की रखवाली करना बहुत मुश्किल है। फैसला करने से पहले तुम्हें एक बार मुझसे पूछ लेना चाहिए था। अगर तुम मुझसे पूछ लेते तो मैं हरगिज नूरी को रखने पर तैयार ना होती। नादिया के खदशात सुनकर शाहिद ने हैरत से उसकी तरफ देखा। मुझे तो लगता है कि तुम अकेली रह रहकर पागल वागल हो गई हो। पहले तो हर रोज मुलाजमा का इंतजाम कर दो का राग लगाए रखती थी, और जब ले आया हूँ तो तुम्हें एतराज हो रहा है। बेचारी का ताल्लुक गरीब घर से है, इसलिए दिल लगा कर काम करेगी। और वैसे भी ये मेरे दोस्त के गांव से ताल्लुक रखती है, वो उसके खानदान को बहुत अच्छी तरह जानता है, इसलिए ऐसी वैसी कोई बात नहीं होगी। और वैसे भी ये शादीशुदा है। मेरे दोस्त ने मुझे भरपूर तसल्ली दी है, तभी मैंने नूरी को यहाँ लाने का फैसला किया है। अगर आज नूरी यहाँ ना होती तो ऐसे बैठे बैठाए खाना तैयार ना हो जाता। अगर तुम्हें फिर भी कोई एतराज या शक है तो अभी सोच लो, इसके बाद फिर मुझे मुलाजमा ढूंढ दो कहकर तंग ना करना, क्योंकि मुझे मुलाजमा ढूंढने के अलावा भी 700 काम होते हैं। मैं रोज रोज तुम्हारे मुतालबात पूरे नहीं कर सकता। शाहिद ने बेजारी से कहा, तुम जो मर्जी कहो, पहले मैं 2-4 दिन इसकी चाल ढाल देखूंगी। अगर मेरा दिल मुतमईन हुआ तभी मैं इसको मुस्तकिल रखूंगी। और अब आ जाओ, खाना ठंडा हो जाएगा। ये कहकर नादिया बाहर चली गई। सलीके से सजी खाने की टेबल देखकर नादिया का दिल बाग बाग हो गया। शाहिद ने इसकी तरफ फखरिया अंदाज में इस तरह देखा जैसे ये सब कुछ उसी कारनामा हो। नूरी ने चिकन पुलाव, कबाब, सलाद, रायता, पुदीने की चटनी और मीठे में खीर बनाई हुई थी। जब से वो यहाँ आए थे पहली बार इतना पुरतकल्लुफ खाना बना था, वरना तो वो मुश्किल से एक आधी डिश बनाती थी। और नूरी की सबसे अच्छी बात उसे ये लगी कि उसने जरा भी तंग नहीं किया। पहले ही दिन किचन में जाकर बगैर कहे सब कुछ संभाल लिया। वाह नूरी, तुमने तो कमाल कर दिया, दिल जीत लिया है मेरा। तुम तो बहुत सुगड़ और समझदार हो। नादिया की तारीफ सुनकर नूरी अपना जर्द दुपट्टा तांतों में दबाकर मुस्कुराने लगी। नादिया ने गौर से उसकी तरफ देखा। जर्द सूट, कलाइयों में सुर्ख चूड़ियां और नाक में नथली, वो बहुत ही जाजिब नजर लग रही थी। उसके दिल को वसवसों ने घेर लिया। लेकिन फिर जब नूरी की शादीशुदा होने का ख्याल आया तो उसका दिल इत्मीनान से भर गया। वक्त गुजरने के साथ साथ वो नूरी की तरफ से मुकम्मल तौर पर मुतमईन हो गई थी। वो अपने काम से काम रखने वाली बहुत बेजरर सी लड़की थी। शाहिद भी ऑफिस में मसरूफ रहता क्योंकि अब वो घर की तरफ से बेफिक्र हो गया था। नूरी की तबीयत गिरी गिरी रहने लगी तो उसे तफ्शीश हो गई। उसने जब गौर किया तो महसूस हुआ कि नूरी माँ बनने वाली है। उसने नूरी से पूछा तो उसने शर्माते हुए अस्वाद में सर हिला दिया। इसे ये सब बहुत अजीब लग रहा था क्योंकि जब नूरी यहाँ आई थी उस वक्त ऐसे कोई आसार नहीं थे, और फिर नूरी ने भी उसे कुछ नहीं बताया था। उसने नूरी को कुरेदने की कोशिश की तो उसने बताया कि जब वो आई थी तब ही माँ बनने वाली थी। तो तुम्हारे शौहर ने इस हालत में तुम्हें इतनी दूर काम करने के लिए क्यों भेज दिया? इस वक्त तो तुम्हें शौहर की जरूरत सबसे ज्यादा है। नादिया के कहने पर नूरी खामोश सी हो गई। बीबी जी, गरीब लोग ऐसी बातों को चोंचले समझते हैं, और वैसे भी हम बहुत सख्त जान होते हैं। हम लोगों के लिए बच्चे पैदा करना रूटीन की बात है। मैं गांव में होती तब भी किसी के घर में काम कर रही होती। यहाँ तो फिर भी मुझे सुकून है। आप और साहिब बहुत अच्छे हैं, कम से कम मुझे किसी की बातें तो नहीं सुननी पड़ती, और फिर यहाँ तनख्वाह भी अच्छी मिल रही है। मैं अपनी डिलीवरी के लिए पैसे जमा कर लूंगी। गांव की डॉक्टरियाँ तो बंदे को बंदा ही नहीं समझती। मुझे तो जी वहाँ से अपना केस करवाते हुए बहुत खौफ महसूस हो रहा था। और आप फिक्र ना करें, मेरी वजह से आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। मैं आखिर तक सारा काम इसी तरह करूंगी। बस 2-3 दिन की बात होगी, तीसरे दिन फिर काम पे लग जाऊंगी। चंद मिनट सोचने के बाद नूरी ने जो बोलना शुरू किया तो उसने एक ही बार में सारी तफसीलात से आगाह कर दिया। उसकी बातें सुनकर नादिया मुतमिन हो गई, लेकिन वो सोच रही थी कि शाहिद ने इससे ये बात क्यों नहीं बताई। शाहिद, तुमने मुझे ये क्यों नहीं बताया कि नूरी माँ बनने वाली है? अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि उसके शौहर ने तुम्हें कुछ बताए बगैर ही इसे साथ भेज दिया हो। तुम इतनी बड़ी बात बताना भूल तो नहीं सकते, तो फिर मुझे क्यों नहीं बताया? इसका मतलब है तुम मुझसे बातें छुपाने लगे हो। नादिया के कहने पर शाहिद ने नासमझी से उसकी तरफ देखा। नूरी माँ बनने वाली है, इस बात की खबर मुझे कैसे होगी? मैं तो आज ये तुम्हारे मुंह से सुन रहा हूँ। मैं तुमसे बातें नहीं छुपाता, लेकिन तुम मुझ पर बिला वजह शक जरूर करने लगी हो। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि तुम नूरी को लेकर मुझसे सवालों जवाब क्यों करती हो। अगर उसके बारे में जानने का इतना ही शौक है तो उससे क्यों नहीं पूछ लेती? और अगर तुम्हें किसी भी किस्म का कोई शक है तो मैं कल ही इसे वापस
वापस गाँव छोड़ आता हूँ, फिर खुद ही अपनी पसंद की मुलाजमा ले आना जहाँ मर्जी से, मुझे कोई एतराज नहीं होगा। शाहिद ने गुस्से से कहा। वो नादिया के सवालों से तंग आ गया था। वो ऑफिस से थका हारा घर आता और आते ही नादिया कोई ना कोई किस्सा छेड़कर बैठ जाती थी। वो इसे कई बार समझा चुका था, लेकिन वो शायद शक करने की आदत में मुब्तला हो गई थी, इसलिए उसे कुछ भी समझाना फजूल। ओहो शाहिद, तुम मेरी हर बात का गलत मतलब निकाल लेते हो। मैं तो बस ये कह रही थी कि इसकी सारी जिम्मेदारी मुझ पर आ जाएगी। मैंने तो इसे अपने कामों के लिए रखा है, लगता है अब उल्टा मुझे इसकी खिदमतें करनी पड़ेंगी। अगर मुझे पहले पता होता कि नूरी माँ बनने वाली है तो मैं इसे कभी भी काम पर न रखती। तुम जानते हो मैं माँ बनने वाली हूँ और मैं इन सारी परेशानियों से दूर रहना चाहती हूँ। नादिया की बात सुनकर शाहिद खुशी से पागल होने लगा। शादी के 6 साल बाद उसे ये खुशखबरी मिली थी। जब से उनकी शादी हुई थी वो कई डॉक्टरों से इलाज करवा चुके थे, लेकिन सब यही कहते थे कि सिर्फ अल्लाह की तरफ से देर है। वो दोनों दुआएं करा करके भी थक चुके थे। शाहिद को बच्चों का जुनून था, लेकिन वो नादिया को कुछ नहीं कहता था। लेकिन वो हद से ज्यादा मायूस हो चुकी थी। यही वजह थी कि वो डिप्रेशन की मरीजा बन गई थी। लेकिन इतने साल बाद अल्लाह ने उन्हें निवाज दिया था। शाहिद बहुत खुश था, इतना कि वो लफ्जों में भी बयान नहीं कर सकता था। इतनी बड़ी खुशखबरी तुम मुझे इस तरह रूखे मुंह से दे रही हो? मैं अभी मिठाई लेकर आता हूँ, लेकिन पहले तुम यहाँ बैठकर मेरी बात सुनो। शाहिद ने उसे अपने पास बिठाते हुए कहा। उसे समझ ही नहीं आ रही थी कि इतनी बड़ी खुशी को कैसे सेलिब्रेट करे। सबसे पहले तुम तो नूरी की फिक्र करना छोड़ दो। वो गांव के माहौल में पली बड़ी है, वहाँ तो लड़कियाँ इस हालत में घर के 10-10 लोगों के काम चुटकियों में कर लेती हैं। लेकिन तुम मेरी बात कान खोल कर सुन लो। तुम बेड से पाँव भी नीचे नहीं रखोगी। मैं नूरी को समझा दूंगा तुम्हारा खास ख्याल रखे। तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। शाहिद ने मोहब्बत से कहा तो उसने इस बात में सर हिला दिया और अपनी किस्मत पर रश करने लगी। वो भी दुनिया की हर बात भूलकर बस अपने आने वाले मेहमान के लिए तैयारियां करना चाहती थी। जब से नूरी ने नादिया के घर नन्हे मेहमान की आमद का सुना था, वो बुझी बुझी सी रहने लगी थी। शायद वो इस बात को महसूस कर रही थी कि नादिया का शोहर जी जान से उसकी खिदमतें कर रहा था, जबरदस्ती उसको खाना खिलाता, उसकी हर बात का ख्याल रखता, जबकि उसे पूछने वाला कोई नहीं था। नूरी की डिलीवरी में बहुत कम वक्त रह गया था, जबकि नादिया की डिलीवरी में अभी 2 माह बाकी थे। शाहिद नादिया की गोद भराई की रस्म करना चाहता था। उसने अपने घर वालों और नादिया के घर वालों को दावत पे बुलाया। नूरी बहुत खामोश रहने लगी थी, बस खामोशी से कामों में मसरूफ रहती। शाहिद और नादिया दावत की प्लानिंग में मसरूफ थे, इसलिए नूरी की तरफ उनका ध्यान ही नहीं था। दावत बहुत शानदार थी, सब लोग बहुत खुश थे। खाना खाने के बाद सब लोग बातें कर रहे थे। नादिया और शाहिद के घर वालों का कहना था कि नादिया का अकेला यहाँ रहना मुनासिब नहीं, लेकिन शाहिद का कहना था कि वो नादिया को अपने पास रखना चाहता है। उसकी जिद देखकर सब लोग खामोश हो गए। वो सब लोग जानते थे कि शाहिद बहुत जिद्दी है, इसलिए उन्होंने मजीद कहना मुनासिब नहीं समझा। वो सब लोग खुशखबरियों में मसरूफ थे कि अचानक कुछ ऐसा हो गया जिसने सबको दमबख्त कर दिया। अचानक खुशी का माहौल सोग में बदल गया। कोई सोच भी नहीं सकता था कि बैठे बैठाए ये सब हो जाएगा। नूरी सबको चाय दे रही थी, अचानक उसका पाँव टेबल में उलझा और वो गिरकर बेहोश हो गई। शाहिद उसे अस्पताल लेकर भागा। शाहिद ने अपने साथ किसी को जाने का मौका ही नहीं दिया। उसका कहना था कि इस तरह मामला बिगड़ सकता है। शाहिद को गए काफी देर हो गई थी। उन सब ने वापस जाना था, जाना भी जरूरी था। नादिया ने उन सबको कहा कि आप लोग बेफिक्र होकर चले जाएं, शाहिद कुछ देर में आ जाएंगे। मेरी कुछ देर पहले फोन पे बात हुई है, वो सब कुछ बिल्कुल ठीक है, परेशान ना हो। शाहिद की कॉल का सुनकर वो सब जाने के लिए तैयार हो गए। नादिया बेटा, अपना बहुत सारा ख्याल रखना। जैसे ही शाहिद घर आए हमें फोन करके बता देना। और हाँ, अब अपनी मुलाजमा को उसके घर वापस भेज दो। बेचारी पूरे दिनों से है, उसे आराम की जरूरत है। तुम्हारी खुद तबीयत नासाज है, उसकी टेंशन लोगी तो अपनी तबीयत भी खराब करोगी। उसके शोहर को बुलवाओ और वापस भिजवा दो। कहना जब फारिग हो गई छोड़ जाना। नादिया की अम्मी ने उसे समझाया तो उसने इस बात में सर हिला दिया। वो खुद भी चाह रही थी कि नूरी अपने गांव चली जाए। उस वक्त उसकी हालत घर के काम करने वाली नहीं थी, बल्कि वो तो इससे बहुत बार कह चुकी थी कि अपने गाँव चली जाए, लेकिन वो हमेशा टाल देती थी। सबको खुदा हाफिज कहने के बाद लाउंज में बैठकर शाहिद और नूरी का इंतजार करने लगी। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा था उसकी परेशानी बढ़ती जा रही थी। रात के 2 बज गए थे उन्हें गए हुए। 6 घंटे हो चुके थे।
वो हर थोड़ी देर बाद शाहिद को कॉल करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसका फोन मुसलसल बंद जा रहा था। इंतजार करते करते उसकी आंख लग गई। उसे महसूस हुआ जैसे उसके इर्द गिर्द कोई है। उसने खौफजदा होकर आंखें खोली तो उसके सामने थका हारा शाहिद खड़ा था। शाहिद, क्या हुआ? इतनी देर क्यों लगा दी तुम लोगों ने? नूरी ठीक तो है ना? कहाँ है वो? मैं उससे मिलकर आती हूँ। ऐसा ना हो उसे किसी चीज की जरूरत हो। नादिया उससे मिलने जाने लगी। अचानक शाहिद ने उसके कानों में सूर फूंकते हुए कहा कि नूरी मर गई है। ये तुम क्या कह रहे हो? नूरी कैसे मर सकती है? और उसका बच्चा कहाँ है? नादिया को यकीन नहीं आ रहा था कि हंसती मुस्कुराती नूरी ऐसे भी मर सकती है। उसका बच्चा पेट में ही मर गया था। नूरी के सर पर गहरी चोट लग गई थी, जिसकी वजह से वो मौके पर ही दम तोड़ गई। नादिया, मैंने उसे दफना दिया है। मैं बहुत खौफजदा हो गया था। अगर बात पुलिस तक चली जाती तो मेरी नौकरी खतरे में पड़ जाती। सारी जिंदगी मैं अदालतों के चक्कर लगा कर भी खुद को बेकसूर साबित न कर पाता। शाहिद बहुत दिल गिरफ्ता हो लग रहा था, लेकिन नादिया उससे कहीं ज्यादा परेशान थी। शाहिद, अगर उसके घर वाले यहाँ आ गए तो हम क्या करेंगे? क्या जवाब देंगे उन्हें कि नूरी कहाँ है? नादिया के कहने पर शाहिद ने उसे तसल्ली देते हुए कहा, मैं सब कुछ संभाल लूंगा, तुम फिक्र ना करो, बस तुम किसी से नूरी का जिक्र ना करना। शोहर की हदायत पर नादिया ने इस बात में सर हिला दिया। शाहिद, मैं एक बार नूरी की कब्र पे जाना चाहती हूँ। नादिया के कहने पर शाहिद ने इसे सख्ती से मना कर दिया, लेकिन वो अपनी जिद पे कायम थी। उसने अपनी बात मनवाने के लिए खाना पीना तक छोड़ दिया। आखिर शाहिद को उसकी जिद माननी पड़ी और वो उसे कब्रिस्तान ले आया। नूरी की कब्र देखकर हंसती मुस्कुराती नूरी उसके तस्वुर में आई तो वो फूट फूट कर रो दी। शाहिद उसे जबरदस्ती घर वापस ले आया। बहुत सारे दिन नादिया बहुत सोगवार रही, लेकिन वक्त बहुत सारे जख्मों को भर देता है। नूरी की मौत का जख्म भी भरने लगा। कुछ दिन बाद उन दोनों की जिंदगी मामूल पर आ गई। शाहिद ने ऑफिस से 3 माह की छुट्टियां ले ली। वो नादिया का हर तरह से ख्याल रखता था। रात के तीसरे पहर नादिया ने उसे झंझोड़ कर उठाया तो वो परेशान हो गया। क्या बात है? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? अगर कोई मसला है तो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाता हूँ। शाहिद ने परेशानी से कहा, शाहिद, मुझे किसी बच्चे की रोने की आवाज आ रही है, जैसे हमारे एक बहुत करीब कोई बच्चा रो रहा है। आओ बाहर देख कर आते हैं। मुझे बहुत बेचैनी हो रही है। ऐसे लग रहा है जैसे कोई मुसीबत में हमें पुकार रहा हो। नादिया की बात सुनकर शाहिद भी परेशान हो गया। ये तुम किस किस्म की बातें कर रही हो? मुझे तो किसी बच्चे के रोने की आवाज नहीं आ रही। ये सिर्फ तुम्हारा वहम है, इसलिए इन सब बातों को छोड़ो और आराम से सो जाओ। इस वक्त तुम्हें आराम की जरूरत है। अगर फिर भी तुम्हारी तसल्ली नहीं हो रही तो मैं अकेला बाहर जाकर देखता हूँ, लेकिन तुम मेरे साथ नहीं आओगी क्योंकि मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता। शाहिद की बात सुनकर वो लेट गई और शाहिद कमरे से बाहर चला गया। कुछ देर बाद वापस आया तो नादिया ने बेचैनी से पूछा, बाहर कौन था? मैंने कहा था ना कि तुम्हारा वहम है, बाहर कोई भी नहीं है। शायद तुमने कोई ख्वाब में देखा है, इसलिए अब कोई बहस ना करो और सो जाओ। हम इस बारे में सुबह बात करेंगे। ये कहकर शाहिद आंखों पर बाजू रख कर लेट गया, लेकिन नादिया मुसलसल इन आवाज़ों के मुतालिक सोच रही थी। ऐसा पहली बार नहीं हुआ था। बहुत अरसे से ये आवाजें सुनाई दे रही थी उसे, लेकिन शाहिद हमेशा उसका वहम कहकर टाल देता था। हो सकता है कि शाहिद ठीक कह रहा हो, ये सब मेरे जहन का खलल हो, वरना शाहिद को कभी तो बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती। ये सोचकर नादिया भी सोने की कोशिश करने लगी, लेकिन कुछ दिन बाद उसे महसूस होने लगा था कि शाहिद उससे कुछ छुपा रहा है। ये सिर्फ उसका वहम नहीं, इन आवाजों के पीछे कोई तो राज है और मैं इस राज पर से पर्दा उठाए बगैर सुकून से नहीं बैठूंगी। कुछ तो ऐसा हुआ है जो मुझसे छुपाया जा रहा है। हो सकता है कि नूरी को शाहिद ने ही मारा हो और उसका बच्चा यहीं कहीं हो, या फिर वो किसी मुसीबत में है। मुझे इस मासूम के लिए जरूर कुछ करना चाहिए। इस सोच के आते ही वो पुलिस स्टेशन चली गई। इंस्पेक्टर साहिब, मैं चाहती हूँ कि आप नूरी की कब्र खुदवाकर इसके बॉडी का पोस्टमार्टम करवाएं ताकि सारा सच सामने आ जाए। इसके बाद हमारे सर्वेंट क्वार्टर की तलाशी लें, वहाँ से भी आपको कुछ ना कुछ जरूर मिल जाएगा। नादिया की रिपोर्ट दर्ज करवाने के बाद इंस्पेक्टर ने कहा, ठीक है मैडम, आप हमें इस खातून की कब्र तक ले जाएं। नादिया की रिपोर्ट दर्ज करवाने के बाद इंस्पेक्टर ने कहा, ठीक है मैडम, आप हमें इस खातून की कब्र तक ले जाएं। नादिया इन्हें नूरी की कब्र पर ले आई। कब्र खुदाई करवाने के बाद ये इंकशाफ हुआ कि यहाँ तो किसी को दफन ही नहीं किया गया। मैडम, आप हमें गुमराह कर रही हैं, इंस्पेक्टर ने खतगी से कहा।
इंस्पेक्टर साहिब, हो सकता है कि नूरी और उसका बच्चा मेरे घर के सर्वेंट क्वार्टर में रह रहे हों। आप एक बार तलाशी तो लें। नादिया के कहने पर पुलिस सर्च वारंट लेकर उसके घर आ गई। शाहिद ने नादिया के साथ पुलिस को आते देखा तो उसके औसान खता हो गए। इससे पहले कि वो कुछ कहता, पुलिस उसे लेकर सर्वेंट क्वार्टर की तरफ आ गई जहाँ नूरी रहती थी। वहाँ बड़ा सा ताला लगा हुआ था। शाहिद साहिब, हमें इस कमरे की चाबी दें। इंस्पेक्टर के कहने पर शाहिद परेशान हो गया। आखिर बात क्या है, कुछ तो बताएं। आप ऐसे मेरे घर की तलाशी नहीं ले सकते। आप जानते नहीं हैं कि मैं कौन हूँ। शाहिद ने खुद को संभालते हुए धमकी अमेज लहजे में कहा, मुझे आपको जानने का शौक भी नहीं है। हम तो बस ये जानना चाहते हैं कि इस घर में कौन सी खिचड़ी पक रही है और यही हमारा काम है। इंस्पेक्टर ने अपने बंदे को ताला तोड़ने का कहकर शाहिद को झाड़ा। ताला खुलने के बाद वो सब कमरे में दाखिल हुए तो सब हैरान रह गए। नूरी एक अदद बच्चे के साथ कमरे में मौजूद थी, यानी नादिया जिस नूरी के कत्ल का खदशा लेकर पुलिस स्टेशन गई थी वो जिंदा थी। और वो जो हर रोज कहती थी कि किसी बच्चे की रोने की आवाज आ रही है, ये उसका वहम नहीं था। नादिया ने आगे बढ़कर देखा तो उसकी गोद में उसकी कॉपी, एक खूबसूरत सी बेटी थी। पुलिस को देखकर वो बहुत ज्यादा खौफजदा हो गई। मैंने कुछ नहीं किया, ये जो कुछ भी हुआ है वो सब कुछ शाहिद साहब की मर्जी से हुआ है। मैं तो बस इनकी हुक्म की गुलाम थी, इसलिए जो कुछ भी है उन्होंने कहा बगैर कोई सवालो जवाब किए कर दिया। इसलिए खुदारा मुझे और मेरी बच्ची को जाने दे, हमारा कोई कसूर नहीं है। हम तो खुद इतने दिनों से यहाँ कैदी बनकर रह रहे हैं। ये कहकर नूरी फूट फूट कर रोने लगी। नादिया ने आगे बढ़कर उसे गले लगाया और खामोश करवाने लगी। इससे नूरी का रोना देखा नहीं जा रहा था। शाहिद साहिब, अब आप ये फैसला कर लें कि यहाँ सब कुछ बताएंगे या फिर थाने में मेहमान नवाजी करने के बाद बताने का इरादा है। इंस्पेक्टर साहिब के कहने पर शाहिद खौफजदा हो गया। मैंने किसी के साथ भी कुछ गलत नहीं किया, बस कुछ हालात ऐसे हो गए थे कि मुझे ये सब कुछ करना पड़ा। मैं नूरी को जबरदस्ती यहाँ नहीं रखा और ना ही उसके साथ कोई जबरदस्ती की है। ये मेरी बीवी है और इसकी गोद में जो बच्ची है वो मेरी बेटी है। शाहिद की बातें सुनकर नादिया ने बेयकीनी से उसकी तरफ देखा और फिर नूरी की तरफ देखने लगी। नूरी ने शर्मिंदगी से नजरें झुका ली। नादिया को खुद पे अफसोस हो रहा था कि वो इतने महीनों तक उन दोनों के हाथ बेवकूफ बनती रही। मेरे घर औलाद की खुशी नहीं थी और मैं जानता था कि नादिया मुझे दूसरी शादी करने की इजाजत कभी भी नहीं देगी। इसलिए मैंने इससे शादी कर ली और इसे मुलाजमा बनाकर अपने घर ले आया। लेकिन फिर जब मुझे नादिया के माँ बनने की खबर मिली तो मुझे अपनी जल्दबाजी पर अफसोस होने लगा। मैं नूरी को भी धोखा नहीं देना चाहता था, लेकिन जब से नादिया माँ बनने वाली थी, नूरी उसका मुकाबला करने लगी थी और हर वक्त मुझे एक ही धमकी देती थी कि मैं नादिया को सब कुछ बता दूंगी। और फिर जब मुझे पता चला कि नूरी के हाँ बेटी की पैदाइश मुतवक्के है और नादिया के हाँ बेटे की पैदाइश होगी, तो मैंने नए सिरे से अपनी जल्दबाजी पर पछताना लगा। नूरी की धमकियों ने मुझे परेशान करके रखा हुआ था। एक तो मैं नादिया से बहुत मोहब्बत करता था और दूसरा नादिया को नाराज करके मैं सारे खानदान को नाराज नहीं करना चाहता था। इसलिए मैंने सोचा कि नूरी को मंजिल से हटा दिया जाए। और उस दिन जब नूरी गिरकर बेहोश हो गई, मुझे लगा इससे अच्छा मौका फिर कभी नहीं मिलेगा। मैंने नूरी के मरने का ड्रामा किया और नूरी को सर्वेंट क्वार्टर तक महदूद कर दिया। नूरी मेरे सामने एहतजाज नहीं कर सकती थी क्योंकि उसको और बच्ची को संभालने वाला मेरे अलावा कोई नहीं है। शाहिद की बातें सुनकर नादिया को उससे नफरत महसूस हो रही थी। पुलिस ने धोखाधड़ी के केस में शाहिद को गिरफ्तार करना चाहा, लेकिन नादिया और नूरी ने केस करने से इनकार कर दिया। इसलिए मजबूरन पुलिस को खाली हाथ जाना पड़ा। बाजी, मुझे माफ कर दें, मैंने आपके साथ बहुत बुरा किया है, लेकिन क्या करूं, मेरी मजबूरी थी। मेरे नशेई बाप मुझे बेच रहा था और साहिब को औलाद चाहिए थी, इसलिए मैंने अपनी इज्जत बचाने के लिए साहिब से शादी कर ली। मैं दारुल अमान जा रही हूँ क्योंकि मैं यहाँ रहकर आपका सामना करने की हिम्मत नहीं रखती। नूरी अपनी बेटी को उठाकर जाने लगी तो नादिया ने शाहिद की तरफ देखा। उसके तासुरात देखकर लग रहा था कि वो नूरी के जाने पर मुतमईन है। नूरी, तुम कहीं नहीं जाओगी, यहीं मेरे साथ रहोगी। तुम तो मासूम हो, सजा उसे मिलेगी जिसने ये सब कुछ किया है। नादिया ने उसे रोकते हुए कहा। ये देखकर शाहिद मजीद शर्मिंदा हो गया। उसने इन दोनों के साथ बहुत बुरा किया था। उसने आगे बढ़कर नादिया से माफी मांगनी चाहिए तो वो नूरी का हाथ पकड़कर घर के अंदरूनी हिस्से में आ गई। नादिया ने फैसला किया था कि जब तक शाहिद अपनी बेटी को दिल से कबूल नहीं करेगा, वो भी उसे माफ नहीं करेगी, क्योंकि वो शाहिद की तरह खुदगर्ज नहीं थी। वो चाहती तो नूरी को घर से निकाल सकती थी, लेकिन उसने अपना ज़र्फ बुलंद किया और दोनों माँ बेटी के सर से इज्जत की छत छीनने नहीं दी।